बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हर तरह की मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 विच इज़ अबाउट न्यूट्रिशंस। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे तमाम कॉमन न्यूट्रिएंट्स जो कि हम लोग डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट से, फिर हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हम लोग विटामिन्स की तरफ आए और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर को और डाइटरी फाइबर्स के बारे में पढ़ा। लास्ट लेक्चर को जो है मैं 1 से 1.5 मिनट में रिव्यू करूँगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो हमें ये पता चला कि वाटर के हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हैं। तो हम लोगों को मेटाबॉलिज्म के हवाले से पता चला, सेल रिक्वायरमेंट के हवाले से पता चला, उसके अलावा हार्ट की जो नीड्स होती हैं वाटर से रिलेटेड उनके बारे में पता चला, और हमें ये पता चला कि हमारी बॉडी में जो है 60% वाटर कंसिस्ट करता है, और हमारे जितने भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक एक्वस इन्वायरमेंट। तो वो एक्वस इन्वायरमेंट जो है वो पानी की मदद से पूरा होता है। फिर हमें ये पता चला कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है डेली लाइफ में तो एक नॉर्मल लाइफ में जो है 2 लीटर्स पर डे एक अडल्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वाटर की। साथ ही साथ हमें ये पता चला कि वाटर की सोर्सेज क्या क्या होती हैं, तो उसमें हमें नेचुरल वाटर के बारे में पता चला, मिल्क के बारे में पता चला, फिर जूसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में पता चला। ये तमाम बातें हम लोगों ने पढ़ी थी वाटर के हवाले से। उसके बाद हम लोगों ने डाइटरी फाइबर्स को स्टडी किया। हमें पता चला कि डाइटरी फाइबर्स जिनको रफेज भी कहा जाता है, वो हमारे फूड का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड हालत में जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। उनकी 2 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी, सॉलेबल, इनसॉलेबल। हमें पता चला कि उनके क्या क्या फंक्शंस हैं बॉडी में मूवमेंट के हवाले से, कार्सिनोजेंस की अवॉइडेंस के हवाले से, उसके अलावा द रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन उसके अवॉइडेंस के हवाले से, और किस तरह ये बहुत सी बीमारियों को खैर बात कहने में मदद करती है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने डाइटरी फाइबर्स के हवाले से पढ़ी थी। आज जो है हम लोग एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, और इसमें जो मेजॉरिटी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो एक बड़ी कॉमन सेंस है, और बहुत से बच्चे इसको पहले से जानते होंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग दोबारा इसके बारे में स्टडी करेंगे। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमें नाम से पता चल रहा है। डाइट कहते हैं जी उस फूड को जो कि हम लोग डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। कोई सा भी फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं डेली लाइफ में, जो भी खाना खा रहे हैं, बेशक नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, वो फूड जो है हमारा वो हमारी डाइट कंसिडर होता है। अब बैलेंस डाइट मतलब एक ऐसी डाइट जो कि ना तो ज़रूरत से कम हो और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा, जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ना तो डेफिशिएंसी हो और ना ही किसी किस्म की एक्सेस हो उसमें। क्योंकि हम लोग जानते हैं इस्लाम भी हमें सिखाता है म्याना रबी का एक कॉन्सेप्ट के दरमियाना रास्ता हमेशा इख्तियार करना चाहिए और एक दरमियाने तरीके में जो है हर काम करना चाहिए। तो किसी भी चीज़ की ना तो कमी अच्छी होती है और ना ही ज़्यादती अच्छी होती है। तो जो दरमियान वाला रास्ता अकॉर्डिंग टू योर न्यूट्रिशन, जो कि ये चैप्टर है, और अकॉर्डिंग टू योर फूड, दैट इज़ बैलेंस डाइट। अब अगर हम लोग डिस्कस करें बैलेंस डाइट की जो डेफिनेशन है, ये एक इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के पेपर्स में अक्सर आ जाता है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेबल बात ये होती है कि जो किताब के अंदर डेफिनेशन दी गई आप उसी को लिखें। तो बैलेंस डाइट की जो डेफिनेशन है वो एक ऐसी डाइट, द डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये किस प्रोपोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस, हम लोग एक बैलेंस की बात कर रहे हैं कि ना तो किसी चीज़ की ज़्यादती होनी चाहिए ना ही किसी चीज़ की कमी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी जो है एट डिफरेंट स्टेजेस एंड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, इन डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बैलेंस डाइट की जो डेफिनेशन है उसके हवाले से बात कर रहे थे कि एक ऐसी डाइट जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों एक करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, जिस तरह हम लोग रोटी खाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ जो है कॉमन फूड्स आपके सामने जो है डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ उनकी प्रोपोर्शन बताऊँगा कि जिस तरह देखें, अब मोस्ट कॉमन फूड कौन सा है हमारे पास, हम लोगों ने जिस तरह पढ़ा कि दीज आर द फूड कंपोनेंट्स। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में इनके बारे में पढ़ा। अब कॉमन फूड्स पाकिस्तान में कौन से हैं, यहाँ पे मैंने फूड्स का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उनके अंदर जो फूड कंपोनेंट पाया जाता है मैंने उसको जो है यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोगों के समझने में आसानी होगी। जिस तरह हमारे फूड के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं, हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा फर्दर अगर हम बात करें तो वी हैव कैल्शियम, वी हैव मिनरल्स, वी हैव विटामिन, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वही है। तो अगर हम लोग फ़र्ज़ करें, सपोज़ हम लोग बात करते हैं जी रोटी की, रोटी जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। तो रोटी के अंदर अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की तादाद को डिस्कस करें तो हमारे ब्रेड के अंदर, रोटी के अंदर 52% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होती है। लाइक दैट इज़ फुल ऑफ कार्ब्स। ठीक है, कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है एक शॉर्टर फॉर्म के तौर पे।
उसके अलावा अगर हम लोग लिपिड्स को डिस्कस करें तो लिपिड्स चूँकि दे आर कंपोज ऑफ फैटी एसिड्स, तो रोटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट तो नहीं होता, लेकिन स्टिल देयर आर 3% लिपिड्स प्रेजेंट इन वन ब्रेड, एक रोटी के अंदर। उसके अलावा प्रोटीन्स को अगर हम लोग डिस्कस करें तो प्रोटीन्स के अंदर जो है 9% रोटी के अंदर 9% प्रोटीन पाया जाता है। तो ये जो थी एक छोटी सी कंपोजिशन थी कि हमारे किस किस फूड के अंदर कितना कितना कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन्स पाया जाता है। उसके अलावा रोटी के अलावा जो दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली है वो राइस हैं, चावल। तो चावलों की अगर हम लोग बात करें तो चावलों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 23% पाए जाते हैं, ठीक है। रोटी के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से जो है रोटी ज़्यादा ताकतवर भी होती है। ये व्हीट ब्रेड की बात हो रही है, जो गंदम के आटे की रोटी खाई जाती है। उसके अलावा अगर लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं चावलों में, अराउंड 0.1%, ठीक है। तो 0.1% जो है सिर्फ लिपिड्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें तो 2.2% प्रोटीन्स जो हैं चावलों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो है एक बेसिक सी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, जो कि आप लोग डेली लाइफ फूड कंज्यूम करते हैं, जिसमें रोटी है, चावल है, उसके अंदर कितनी कार्बोहाइड्रेट, कितने लिपिड्स, कितने प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावलों में जो है बिल्कुल फैट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि फैट्स जो हैं वो लिपिड्स के अंदर मौजूद होते हैं, फैटी एसिड्स, और उसके अंदर चूँकि ना होने के बराबर लिपिड्स पाए जा रहे हैं तो इसलिए जो है वो फैट्स तो उसके अंदर नहीं होते। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी तादाद पाई जाती है, और साथ ही साथ प्रोटीन्स की भी जो है 2.2% की रेशो उसके अंदर पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। उनको इंस्टेंट सोर्स को मतलब फौरी जो है उससे आपको ताकत मिल जाती है। आप खाना खाते हैं तो अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है तो अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन जो है आपके लिए एक ताकत का ज़रिया बनता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करे जाते हैं और वो फ़ौरन जो है आपकी बॉडी को एनर्जी पहुँचा सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि बैलेंस डाइट का रिलेशन, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि एट डिफरेंट एजेस, ठीक है, इन डिफरेंट पीपल एंड इन डिफरेंट कंडीशंस हमें मुख्तलिफ तरह का जो है खाना रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम लोग बात करें रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर और एक्टिविटी, ठीक है। एज मतलब आपकी उम्र कितनी है, आया कि छोटे बच्चे की बात हो रही है या एक एडल्ट की बात हो रही है या एक ओल्ड एज पर्सन की बात हो रही है। जेंडर के किस जिन्स से जो है आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि देयर आर डिफरेंट फिनोमेना एंड डिफरेंट जेंडर्स। उसके अलावा एक्टिविटी कि आप काम किस तरह का कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड एक्टिविटी नहीं है तो आपको और तरह का फूड रिक्वायर्ड होगा। अगर आपकी हार्ड एक्टिविटी है तो आपको और तरह का फूड रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम लोग एज के हवाले से बात करें तो जो ग्रोइंग एज होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है उस एज में ज़्यादा होता है। उस एज में जो है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो ज़्यादा एनर्जी जो है आपको ज़्यादा फूड से मिलेगी। तो ग्रोइंग एज के अंदर आप लोगों को इस तरह की बैलेंस डाइट चाहिए जिसके अंदर यू हैव गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हों और बाकी तमाम चीज़ें भी अच्छी हों। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एजेस है ना, अगर हम लोग बॉय के हवाले से बात करें, किसी भी गर्ल के हवाले से बात करें, तो जब उनकी ग्रोइंग एज है तो उनको जो है एक अच्छी तादाद में कैल्शियम की ज़रूरत होगी और इन तमाम चीज़ों की। उसके बाद अगर हम लोग जेंडर के हवाले से बात करें तो जनरली जो है दो ही जेंडर डिस्कस होते हैं, या तो मेल डिस्कस होता है या फीमेल डिस्कस होता है। तो मेटाबॉलिक रेट मेल्स के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, अगर बेशक उनकी एज भी सेम है, ठीक है। मतलब सपोज़ एक लड़का है जिसकी 12 साल उम्र है और एक लड़की है जिसकी 12 साल की उम्र है, ठीक है। तो वो 12 साल उम्र वाला जो लड़का होगा उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई होगा, ठीक है। और अगर 12 साल की लड़की है तो उसकी एज़ कम्पेयर टू द बॉय उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। तो मेटाबॉलिक रेट इन मेल इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू फीमेल, सो मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। वेरी सिंपल। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्टिविटी के हवाले से, ठीक है। एक्टिविटी मतलब कि काम किस तरह का होता है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी बात लिखी कि हार्ड द एक्टिविटी मोर द एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड एंड वॉइस वर्सा। जितनी ज़्यादा आपकी हार्ड एक्टिविटी होगी, जितना सख्त आपका मुशक्क़त वाला काम होगा, उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ऑब्वियसली आपने ज़्यादा काम करना है तो आपने ज़्यादा एनर्जी जो है उसके ऊपर स्पेंड करनी है। इसका मतलब ये है कि यू शुड हैव इनफ एनर्जी इन योर बॉडी, ताकि जो है आप अच्छे तरह से काम कर सकें। देखें, ये जो सारा का सारा फूड है हमारी बॉडी के अंदर एक फ्यूल के तौर पर काम करता है। ये हमारे अंदर लाइक हमने फूड कंज्यूम कर लिया तो हम कोई भी काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक भूखा जिस्म जो है वो ठीक तरह से कोई भी काम नहीं कर सकता। तो हार्डर द एक्टिविटी मोर द एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपने सपोज़ एक शख्स है जिसने सारा दिन जो है टेबल चेयर पे बैठ के काम करना है और उसका बहुत ज़्यादा जो है कोई हार्ड एक्टिविटी नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, वो कम में भी गुजारा कर सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसा शख्स है जिसने मेहनत मजदूरी करनी है, जिसने वज़न उठाना है और
एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, इस तरह का लाइक उसकी हार्डर एक्टिविटी है जिसमें उसको ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायर्ड है, तो उसको ऑब्वियसली उसके फूड में जो है, उसके बैलेंस डाइट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो ठीक तरह से अपने सारे काम कर ले। तो दिस इज़ हाउ, अगर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊँ तो हम लोगों ने जो है बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, हमें पता चला कि बैलेंस डाइट जो है एक ऐसी डाइट को कहा जाता है विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, ऐसी डाइट जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद हों, जैसे बॉडी की जो ग्रोथ है वो ठीक तरह से हो सके, नॉर्मल हो सके। उसके अलावा जो कॉमन फूड कंपोनेंट्स हमारे फूड के अंदर पाए जाते हैं वो लिपिड्स से, कार्बोहाइड्रेट्स से, प्रोटीन से, मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि रोटी के अंदर ही कितने कितने पाए जाते हैं, चावलों के अंदर ही कितने कितने पाए जाते हैं। उसके अलावा भी हैव सो मेनी अदर एग्जांपल जो कि हम लोग डेली लाइक फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है। और फिर इनका रिलेशन कि एज के हवाले से, जेंडर के हवाले से, एक्टिविटी के हवाले से, तो हमें पता चला कि जब ग्रोइंग एज होती है तब मेटाबॉलिक रेट जो है वो फास्टर होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जेंडर के हवाले से हमने डिस्कस किया कि मेल के अंदर जो है मेटाबॉलिक रेट फास्टर है, तो मोर द एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, तो इसलिए जो है मर्दों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और एक्टिविटी के हवाले से हमें पता चल गया कि ऐसा कोई इंसान जिसने मुशक्क़त वाला काम करना है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, इस तरह कोई काम करना है, उसको भी ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होगी एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसने जो है एक बहुत ईजी जॉब करनी है। तो ये तमाम बातें थी बैलेंस डाइट के हवाले से। इंतहाई आसान टॉपिक था और ज़्यादा जो इसमें से सवाल आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और समटाइम्स जो है इसमें से MCQ भी आ जाता है। किसी भी बच्चे को अगर कोई बात समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में जो है ये सवाल पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया।